क्या मेरी कोई उम्मीद बाकी है? मैं निर्दोष हूं, कृपया मुझे बचा लीजिए। हमारे देश के कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव जुड़ा है मृत्यु दंड की सजा से और उस सजा के बाद की आखिरी उम्मीद यानी दया याचिका से। आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 472 की। ये वो नया कानून है जो दया याचिका की पूरी प्रक्रिया में एक तय समय सीमा और साफ सुथरे नियम लेकर आया है। तो चलिए समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा दोषी जिसके लिए सारे कानूनी दरवाजे बंद हो चुके हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी अर्जी खारिज हो चुकी है। क्या इसके बाद भी उसके लिए कोई आखिरी उम्मीद बचती है? जवाब है हाँ। एक आखिरी मौका होता है, लेकिन ये मौका अदालत में नहीं बल्कि हमारे संविधान में दिया गया है। और इसी आखिरी मौके का नाम है दया याचिका या मर्सी पिटिशन। ये किसी भी दोषी के लिए आखिरी संवैधानिक उपाय है। मतलब ये कोई अदालती अपील नहीं है, बल्कि ये देश के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल से की गई दया की गुहार है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दया याचिका का ये रास्ता पहले से था, तो फिर इस नए कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर क्या बदलने की जरूरत थी? इसका जवाब छुपा है पुरानी प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी खामी में। देखिए, जो पुरानी व्यवस्था थी ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी टाइम की। कोई डेडलाइन नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं, याचिकाएं सालों साल लटकती रहती थी। सोचिए, दोषी और उसका परिवार एक अजीब सी अनिश्चितता में जीते रहते थे। अब BNSS 472 ठीक इसी चीज को बदलता है। ये एक साफ सुथरा टाइम बाउंड प्रोसेस लेकर आता है, जिससे सब कुछ पारदर्शी हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नया टाइम बाउंड प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। एक एक करके इसके स्टेप्स को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, ये याचिका फाइल कर कौन सकता है? तो देखिए, या तो दोषी खुद कर सकता है, या फिर उसका कोई कानूनी वारिस या परिवार का कोई और रिश्तेदार भी कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी शर्त है, ये पहली बार ही हो सकता है। एक बार याचिका दे दी तो बस दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब इस पूरी दया याचिका के सफर का एक तरह से मैप बना दिया गया है। सबसे पहले पिटिशन फाइल होती है, फिर वो राज्यपाल के पास जा सकती है, वहां से खारिज हुई तो राष्ट्रपति के पास, फिर केंद्र सरकार अपनी सलाह देती है और आखिर में राष्ट्रपति का फाइनल फैसला आता है और इस फैसले को तुरंत आगे भेज दिया जाता है। और सबसे खास बात, ये पूरा का पूरा सफर अब टाइम से बंधा हुआ है। तो चलिए अब इन टाइमलाइंस की बात करते हैं। सबसे पहली डेडलाइन है 30 दिन। ये 30 दिन कब से शुरू होते हैं? जैसे ही जेल अधिकारी दोषी को बताते हैं कि भाई अब आपके सारे कोर्ट कचहरी के रास्ते बंद हो गए हैं, बस उसी पल से काउंटडाउन शुरू। याचिका डालने के लिए सिर्फ 30 दिन। अच्छा, अब एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए याचिका पहले गवर्नर के पास गई और उन्होंने मना कर दिया, तो क्या सब खत्म? नहीं, यहाँ एक और दरवाजा खुलता है और इस दरवाजे को खटखटाने के लिए मिलते हैं 60 दिन। गवर्नर के फैसले के 60 दिन के अंदर राष्ट्रपति के पास याचिका भेजी जा सकती है। और ये टाइमलाइन सिर्फ दोषी के लिए नहीं है, सरकार के लिए भी है। जब याचिका केंद्र सरकार के पास पहुंचती है तो उनके पास भी 60 दिन का वक्त होता है। इसी 60 दिन में उन्हें अपनी पूरी कार्रवाई करके अपनी सलाह राष्ट्रपति जी को भेजनी होती है। मतलब अब सरकार भी देरी नहीं कर सकती। और फिर आता है फाइनल स्टेप। मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने अपना फैसला सुना दिया। अब क्या? अब भी तेजी दिखानी होगी। केंद्र सरकार को सिर्फ 48 घंटे दिए गए हैं। बस 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें ये फैसला राज्य सरकार और जेल तक पहुंचाना ही होगा, ताकि पूरी प्रक्रिया लॉजिकली खत्म हो सके। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, अगर एक ही केस में एक से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा हुई हो, तब क्या होगा? कानून ने इसके बारे में भी सोचा है और एक बहुत साफ रास्ता बताया है। ऐसे केस में जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें ये पक्का करना होता है कि सारे दोषी 60 दिन के अंदर अपनी याचिका डाल दें। और अगर कोई दोषी नहीं डालता तो भी कोई बात नहीं, सुपरिटेंडेंट खुद उसकी सारी डिटेल सरकार को भेज देंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि राष्ट्रपति सभी याचिकाओं पर एक साथ एक ही बार में फैसला लेंगे। ऐसा इसलिए ताकि सबके साथ एक जैसा न्याय हो, यानी न्याय में समानता हो। अच्छा, अब जब फैसला आ गया, चाहे वो राष्ट्रपति का हो या राज्यपाल का, तो उसकी अहमियत क्या है? क्या उस फैसले को कहीं चैलेंज किया जा सकता है? इस मामले में कानून बिल्कुल साफ है।
BNSS का सेक्शन 472(7) सीधा सीधा कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश के खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई अपील नहीं हो सकती। मतलब जो फैसला आ गया वो फाइनल है। इसे लीगल टर्म्स में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव या संवैधानिक शक्ति। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोर्ट इस फैसले के क्यों और कैसे में नहीं जा सकती। ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल नहीं। मतलब ये अदालती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरे बदलाव का हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए क्या मतलब है? तो कुछ जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, ये पूरी प्रोसेस संविधान के आर्टिकल 72 और 161 से अपनी पावर लेती है। दूसरी, पुराने सीआरपीसी के मुकाबले सबसे बड़ा बदलाव है ये फिक्स टाइमलाइन। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, इसका असर क्या होगा? यही कि न्याय में देरी नहीं होगी और जो सालों की मानसिक पीड़ा होती थी वो कम होगी। तो 1 जुलाई 2024 से लागू ये नया कानून दया याचिका की प्रक्रिया को सिर्फ तेज नहीं बना रहा। इसका मकसद इसे और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और मानवीय बनाना भी है। ये सालों से चली आ रही अनिश्चितता पर एक फुल स्टॉप लगाता है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या न्याय की रफ्तार और दया का अधिकार, इन दोनों के बीच ये नया कानून एक सही बैलेंस बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।